एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई। और एक शेर से मैं आज कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। अमूमन मैं शेर से ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं राष्ट्रहित की, और यह शेर है गालिब का। शेर कुछ यूं है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। बधाई प्रधानमंत्री जी। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में लाल किले से 72 मिनट का भाषण दिया था। यह रिकॉर्ड मोदी जी 2015 में 86 मिनट का भाषण देकर तोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, अब तक कुल 9 बार आप लाल किले से देश को संबोधित कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ एक बार 1 घंटे से कम बोले हैं। साल 2017 में सिर्फ 56 मिनट उन्होंने भाषण दिया था। इस बार आप बोले तो मात्र 83 मिनट बोले, मगर विजन बड़ा था। विकसित भारत बनाने के लिए सेट कर दिए गए टारगेट को उन्होंने 2047 तक के लिए खिसका दिया। फिल्म वक्त में राजकुमार का एक डायलॉग है, आज भी बड़ा लोकप्रिय है। ये डायलॉग कुछ यूं है कि चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान क्या किया, कांग्रेसी हमलावर हो गए। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कह दिया कि प्रधानमंत्री ने अपने ही मंत्रियों और उनके पुत्रों पर हमला किया है। कम से कम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह सब शोभा नहीं देता। भला बताइए, प्रधानमंत्री को अब कांग्रेस ही बताएंगे कि क्या शोभा देता है और क्या नहीं। खेड़ा जी 8 साल के रिपोर्ट कार्ड के इंतजार में थे। उनका कहना है कि आज का दिन राजनीतिक बातों के लिए नहीं है, कुछ परंपराएं जानबूझकर बदली जा रही हैं और ऐसा प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। खेड़ा जी पूछ रहे हैं कि कहां गया किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, कहां गया सबको घर देने का वादा, और कहां गया काले धन को वापस लेने का वादा। एक और वादा रोजगार देने का, रोजगार और 15 लाख रुपए देने के वादे का क्या हुआ, वगैरह वगैरह। ये विपक्ष और कांग्रेसी कह रहे हैं। वैसे नजरअंदाज कांग्रेसी भी नहीं किए जा सकते। परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त इस देश में सिर्फ वामपंथी ही मिलेंगे आपको। साल 2014 में मोदी जी इस आश्वासन के साथ सत्ता में आते हैं कि साल भर के भीतर सभी दागी सांसद विधायक जेल में होंगे। आप याद होगा आपको। 8 साल बाद पूछा जा रहा है कि क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन हुआ। विरोधी तो यह भी खुलेआम कहते फिर रहे हैं कि बीजेपी दागी होने का भी फायदा उठाने में माहिर है। बल्कि ऐसे मीम भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं जिनमें भाजपा को वॉशिंग मशीन बताया जा रहा है। विरोधियों का आरोप है कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, कानूनी पचड़े में विरोधियों को फंसाकर चुनावी लाभ लिया जा रहा है। सरकार की मंशा निर्णायक कार्रवाई करने की है ही नहीं, क्योंकि मामलों में कोई दम ही नहीं है। सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल करके विरोधियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। राज्य सरकारें गिराई और बनाई जा रही हैं। संसद के अपने ही रिकॉर्ड पर गौर फरमाएं प्रधानमंत्री जी अगर आप, तो साल 2014 से साल 2004 और 14 के बीच का जो फर्क था, इन दोनों में ईडी ने 112 रेड किए थे, और वहीं 14 से 22 के बीच अंदाजा है आपको आंकड़ा क्या है, 3000 छापे मारे गए। इसका मतलब यह हुआ कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, या तो भ्रष्टाचार, आय से ज्यादा संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले में बढ़ोतरी हुई है, या फिर विपक्ष की इस बात में दम है कि सरकार अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए कर रही है। वित्त मंत्रालय के भीतर आने वाली इस एजेंसी का इस्तेमाल सरकार अपने विपक्षियों को ठिकाने लगाने के लिए कर रही है, और खासकर तब
जब चुनाव नजदीक हो या सियासी तौर पर उनको परेशान करने का मौका हो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भारत में कभी कभार ही अवतार लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर के पुत्र को चुनाव लड़ने के लिए टिकट थमाया गया तो उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कभी कटाक्ष करते हुए कहा था कि भारतीय राजनीति में जो पकड़ा गया वो चोर है और बाकी सब धर्मात्मा। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी बीजेपी या बीजेपी शासित सरकारें नहीं हैं। यह बात दीगर है कि दूसरी पार्टी की सरकारें तूल पकड़ने पर आरोपी से इस्तीफे ले लेती हैं या बाहर का रास्ता दिखा देती है, जबकि भाजपा में इस्तीफे का चलन नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि यह यूपीए नहीं है, एनडीए सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते। वैसे भ्रष्टाचार के मामले में भारत की छवि बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। 180 देशों के लिए जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में 85वें पायदान पर जगह मिली है भारत को। इससे पहले 2020 के लिए जारी इंडेक्स में भारत को 86वें स्थान पर रखा गया था। जाहिर है बहुत गहरी पैठ है, बड़ी मशक्कत और ईमानदार पहल की जरूरत होगी। भ्रष्टाचार पर नकेल के लिए आरटीआई भी एक मजबूत नकेल है। 1.5 दशक में कोई राजफाश हुए हैं या नहीं हुए हैं, यह आप खुद अंदाजा लगाइए। मगर सरकार की मंशा इस लिहाज से साफ होनी चाहिए, भारी विरोध और विपक्षी दलों की कड़ी आपत्ति के बावजूद आरटीआई संशोधन बिल 2019 पास कर दिया गया। विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने आरटीआई एक्ट को कमजोर करने के लिए संशोधन किया, जबकि ना तो इसमें बदलाव की कोई मांग थी और ना ही जरूरत। प्रधानमंत्री जी के एक न्यायप्रिय शासक थे, उनका जिक्र मैं करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जब आज भाषण दिया तो उससे पहले अयोध्या के ये शासक थे जिनका नाम था राजा सगर, जिन्होंने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा था और अयोध्या से निष्कासित कर दिया गया था। एक और राजा थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने धोबी के आरोपों पर अपनी पत्नी को निर्वासित कर दिया था। अब मर्यादा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सिंहासन पर आप स्वयं विराजमान हैं प्रधानमंत्री जी। 2047 का मार्ग आप स्वयं प्रशस्त कीजिए और आप खुद बताइए इस देश को कि क्यों जरूरी है। हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। एक जो वीडियो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह की चीजें आज हुई और जिन परिवारवाद के जिक्र किया गया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया आज के संबोधन में, उसका जिक्र करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल रहेगा जिनसे हम बात करेंगे। वो ग्राफिक्स दिखाया जाए। उसमें तमाम तस्वीरें हैं जो एक मैंने वीडियो तैयार करवाया है और उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से अन्ना ने आंदोलन किया और किस तरह से करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तमाम लोग सड़कों पर उतरे और सरकार गिर गई कांग्रेस की 2014 में। लेकिन आज भी 2022 में भी प्रधानमंत्री जी को लाल किले की प्राचीर से इसका जिक्र करना पड़ रहा है अपने 9वें भाषण में। इसी तरह से ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स का एक उदाहरण है और लंबी फहरिस्त है। जो मेहमान है उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं, इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे शबी हैदर जुड़ेंगे। हमारे साथ दिलीप अग्निहोत्री जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ नावेद शिकोह जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ शांतनु त्रिपाठी जी जुड़ेंगे, कार्यकारी संपादक हैं के न्यूज़ के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत आज राष्ट्रहित की इस डिबेट में। मुद्दा मौजूद इसलिए है क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में 2 बड़े मार्के की बात कही, एक तो भ्रष्टाचार पर, एक परिवारवाद पे। और वैसे उनका अगर पूरा भाषण देखा जाए अमृत काल, अमृत महोत्सव के इस मौके पर, तो उस भाषण में यह था कि उन्होंने एक विजन दिखाया है 2047 तक या 50 तक के लिए। सबसे पहले मैं शबी जी आपके ही पास से शुरुआत करूंगा और बस मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जिक्र किया, ये 14 में हमने देखा और आपने खूब उस समय कवर भी किया था कि किस तरह से पूरा देश सड़कों पर था और सत्ता पलट गई। उस दौरान जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे आज बड़े ऊंचे ओहदों पे हैं, उसमें एक अरविंद केजरीवाल भी हैं। लेकिन अपने 9वें भाषण में भी अगर प्रधानमंत्री जी इतनी गंभीरता से इसका जिक्र करते हैं तो ये सोचने का विषय है। दूसरा ये कि जो परिवारवाद की बात होती है
तो इसमें कुछ अपवाद छोड़ दें जिसमें कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जैसे नाम हैं, तो ये तो हर नेता का है कि अपने बेटे को वो कहां देखना चाहता है। तो ये इस पे मैं समझना चाहूंगा कि ये क्या सिर्फ कहने की बातें हैं या बातें हैं, बातों का क्या वाली बात है क्या? एक बड़ा मुद्दा उठाया है, एक बड़ी बहस आज आप करने जा रहे हैं इस मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं, पूरे पैनल को शुभकामनाएं, पूरे हमारे देश और प्रदेश को शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से हम इस बात पर बात करेंगे, लेकिन उससे 1 मिनट पहले अगर हम आज के पूरे दिन की बात करें, जिस तरीके से लोगों में सहभागिता देखने को मिली, जिस तरीके से लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ा, जिस तरीके से आज तिरंगे लहराते हुए दिखे, जिस तरीके से आज युवाओं में जोश दिखा, जिस तरीके से आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वंदे मातरम और जन गण का मन जो है वो गाते हुए हमें सड़कों पे दिखे, तो निश्चित तौर के ऊपर ये एक सुखद तस्वीर है। हम आज 75 साल के हो गए, हम अब कह सकते हैं कि अब हम किशोरावस्था की तरफ जो भारतीय लोकतंत्र है वो आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर के ऊपर बहुत कुछ हमने अचीव किया है और बहुत कुछ अचीव किया जाना बाकी है। आज प्रधानमंत्री ने जो बात उठाई है, जिस मुद्दे को उन्होंने बात की है, भ्रष्टाचार और वंशवाद, यकीनी तौर के ऊपर ये वो दो बड़ी चीजें हैं, ये दो बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर बहस होनी चाहिए। ये यूं कहें कि इस पे चर्चा और बहस बहुत हो चुकी, अब इस पे कार्रवाई की जरूरत है कि भ्रष्टाचार को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से कम कर सकते हैं। क्योंकि हमें देखना होगा शिवम कि ठीक है, हमारा जो है वो इंडेक्स में हम 85 जो है वो पोजीशन के ऊपर हैं, लेकिन जो अर्थशास्त्र का नियम कहता है वो ये भी कहता है कि किसी भी विकासशील इकोनॉमी में जो भ्रष्टाचार है उसका होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक थोड़ा भ्रष्टाचार होगा, मेरा ये बात जाहिरी तौर के ऊपर, सीधे तौर के ऊपर किसी को बुरी या कटाक्ष के तौर पर लग सकती है, लेकिन इससे नकारा नहीं जा सकता। अर्थशास्त्र का नियम है कि साहब जो भ्रष्टाचार है उसको, अगर हम विकासशील इकोनॉमी है तो हमें उसमें थोड़ा सा, उसके लिए एक वैक्यूम, उसके लिए एक स्पेस होना चाहिए। एक बाबू है, उसने भ्रष्टाचार किया, अपने 2 बेटों को इंजीनियर बनाया। एक कोई बिजनेसमैन है, उसने कुछ और किया और उसने अपने 2 बेटों को डॉक्टर बनाया। तो देश को 2 इंजीनियर और 2 डॉक्टर मिले, ये अलग मुद्दा है। लेकिन अगर बात हम वंशवाद की करें तो यकीनी तौर के ऊपर आज भी बातें चाहे प्रधानमंत्री की पार्टी करे, बातें चाहे विपक्षी दल करे, बातें चाहे कोई भी करे, लेकिन हम वंशवाद से अछूते अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात करें तो उसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अगर हम नेशनल पार्टीज की बात करें तो वहां पर भी हमें ये उसूल, ये जो रूल है, ये दिखाई देता है। आखिर कांग्रेस के पास राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा चेहरा क्यों नहीं है? या फिर अगर हम क्षेत्रीय दल की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो वहां पे मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को अखिलेश यादव ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी में और नेता नहीं थे? क्या शिवपाल जी वगैरह या दूसरे और सारी, ये एक दूसरा मुद्दा हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर हमें अपने गरेबान में झांकना होगा और हमें इस बीमारी से, भारतीय लोकतंत्र को हमें जितनी जल्दी इस बीमारी से निजात मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है उतना बेहतर होगा। क्योंकि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, हमारे पास युवा नेताओं की कमी नहीं है और हमारे पास विजनरी पीपल्स की कमी नहीं है। हमारे पास जो एक्शन है उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट करने वाले एक से एक बढ़कर जो है कैलिबर के नेता हैं, एक से बढ़कर एक जो है वो लोग हैं यहाँ। कुछ नेटवर्क का इशू है शायद। हाँ, दिलीप जी आपके पास मैं आऊँगा, शायद शबी जी को कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। दिलीप जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? 75वां वर्ष है आज़ादी का, हम लगातार इस पर एक बात भी कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि एक अलग सा माहौल हमने देखा है पूरे देश में, और इस माहौल की वजह से ही हमारे भीतर एक ये बात भी पैदा होती है कि जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं उसके बारे में बड़ी गंभीरता से और गहनता से चिंतन मंथन मनन किया जाए। आप चूंकि राजनीति की नब्ज को टटोलते रहते हैं, पॉलिटिकल पल्स पर आपकी पकड़ है, ये 2 शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किए और ठीक ठाक समय दिया उन्होंने, जो 83 मिनट, लगभग 83 मिनट का जो भाषण दिया, कि वंशवाद यानी डायनेस्टी पॉलिटिक्स और करप्शन, भ्रष्टाचार, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसके पीछे के संदर्भ, इसके पीछे की मंशा को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो आज का भाषण है उसमें एक तो उनका जो उन्होंने एक विजन रखा है कि देश को विकसित राष्ट्र के रूप
कुछ तकनीकी खामी है और इसकी वजह से हम मेहमानों से सीधे जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से तुरंत लौटते हैं। राष्ट्रहित जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमीमुल्ला अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष सिधौली सीतापुर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। टेक्नोलॉजी की ये दुश्वारी है कि कभी कभी होता है कि तकनीकी धोखा दे जाती है बीच में, तो इसी वजह से हमारे मेहमानों से हमारा संपर्क टूट गया। कोरोना के बाद सब लोग वर्क फ्रॉम होम और इंटरनेट के ज़रिए जुड़ने लगे, तो कभी कभी परेशानी हो जाती है इस तरह की। हम कोशिश दोबारा उनसे जुड़ने की करेंगे। हमारे साथ अभी बताया जा रहा है कि 2 हमारे मेहमान हैं हमारे साथ। नावेद शिको जी हैं और हमारे जो कार्यकारी संपादक हैं वो हैं यहाँ पर। नावेद जी, आप सुन रहे हैं हमें? जी बिल्कुल जी। नावेद जी, ये जो परिस्थिति है अभी, जैसे दिलीप जी भी कह रहे थे और शबी जी ने भी उस ओर इशारा किया, बतौर पत्रकार आपने कई सारे भाषण देखे हैं और उनको एनालिसिस भी किया होगा। इसके एक तो मेरा प्रश्न इसकी समीक्षा इसके एनालिसिस से जुड़ा हुआ है कि ये भ्रष्टाचार 75वें वर्ष में जब भारत है, तो एक तरफ प्रधानमंत्री एक विजन सेट करते हैं विकसित राष्ट्र का, वो राष्ट्र हित में है, दूसरी तरफ वो ईडी और परिवारवाद, डायनेस्टी पॉलिटिक्स का जिक्र करते हैं। और ये जिक्र क्यों बड़ी बारीकी से वो करके निकल गए, इसको समझने वाले समझ गए। ईडी का आप देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपका एनालिसिस है इस भाषण को लेकर? सपने दिखाए गए, अच्छी बात है। एक बात तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और दोहरी बधाई, स्वतंत्रता दिवस की दोहरी बधाई। दोहरी बधाई इसलिए क्योंकि आज का एक बहुत खास हिंदुस्तानियों के लिए, भारत के हर नागरिक के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत खास दिन है। दोहरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे कि शबी हैदर साहब ने कहा, मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि हम लोगों ने 15 अगस्त आज की तारीख स्वतंत्रता दिवस में जो जोश और जज्बा देखा है, ये पहली बार इतना देखा। स्वतंत्रता दिवस हम सब भारतवासियों के लिए बहुत खुशी का अवसर होता है, बहुत जज्बातों का अवसर होता है, बहुत बड़े जश्न का अवसर होता है। लेकिन इस बार जो हमें जोश दिखा, बच्चे बच्चे में, गली गली में, खेत खलियानों में, गांव में, रिक्शे पे, मोटर में, पंचर की दुकान में, एक आईएएस क्या, एक नेता क्या, एक आम इंसान क्या, जो एक उत्साह दिखा, जो तिरंगा हर तरफ हमारी शान के कसीदे पढ़ता रहा हमारे भारत की, ये हमारी खुशी को दोहरा कर देता है। और इसका क्रेडिट मौजूदा सरकार को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देना चाहिए, क्योंकि हमें राष्ट्रवादी होना हमारे लिए जरूरी है, और हम सब राष्ट्रवादी हैं, लेकिन राष्ट्रवादी दिखना भी जरूरी है, ये मेरा मानना है। जो हम हैं, हर आदमी जो जिस राष्ट्र का होता है वो उस राष्ट्र से प्यार करता है, और उस राष्ट्र से उसका लगाव होता है, उसकी आन बान शान उससे जुड़ी होती है, उसकी इज्जत उसके राष्ट्र से जुड़ी हुई होती है, उसकी तरक्की उसके राष्ट्र से जुड़ी हुई होती है। लेकिन हम राष्ट्रवादी हैं, हमें अपने देश से प्रेम है, हमें अपने तिरंगे से बहुत मोहब्बत है, ये दिखना भी जरूरी है, क्योंकि नई पीढ़ी के अंदर वो जज्बा जगाने के लिए, वो अलग जलाने के लिए हम सबके लिए जरूरी है कि हम इसका एहसास हम दिलाएं। और ये बात बिल्कुल सही है कि शबी हैदर साहब ने बिल्कुल बात सही कही है कि पहली बात इतना जोश और जज्बा जो दिखाई दिया, इससे हमें लगता है कि ये खुशी दोहरी खुशी है। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आप जो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य की बात कर रहे हैं, उसकी अगर समीक्षा की जाए, उस पर बात की जाए, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी एक एक बात का अर्थ होता है,
उनकी एक एक बात का मकसद और एक संदेश होता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के तमाम बड़े नेताओं और बड़े वक्ताओं में प्रधानमंत्री जी का नाम शीर्ष पर आता है। वो अच्छा बोलते हैं, दिल की गहराइयों से बोलते हैं। देश को जब संबोधित करते हैं तो देश का बच्चा बच्चा उनसे जुड़ता है, और उन्होंने आज भी बहुत अच्छा बोला। हम सब इंतजार करते हैं उनको सुनने के लिए, खास तौर से आज के इतने अच्छे दिन के लिए, इतने स्वतंत्रता दिवस पे उनको लाल किले से सुनने के लिए हर आदमी की तमन्ना होती है, उसका इंतजार होता है कि एक एक उनका शब्द हम सुने और उसका एहसास करें और उस बात को फॉलो करें। इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने आज भी बहुत अच्छा बोला। एक एक शब्द उनका सच था और प्रेरित करने वाला था, हमें जगाने वाला था, हमें प्रेरणा देने वाला था, हमारे अंदर देशभक्ति। नहीं, लेकिन नवेद साहब अच्छी बात है, और हम सब प्रेरणा से भरे हुए हैं। हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक भैया शांतनु त्रिपाठी जी, उनको मैं चूंकि आपकी बात में मैं उनको भी लाना चाहता हूं। अभी शो से पहले उन्होंने मुझे भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक बात बताई कि जो आरटीआई का शुरुआत हुई और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, चूंकि उनके संबोधन में, पीएम के संबोधन में भ्रष्टाचार का जिक्र था, तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कई सारे कानून, जिसमें लोकपाल, आरटीआई और तमाम तरह की चीजें हुई, आंदोलन हुए, लेकिन उससे आज भी हम लड़ रहे हैं और आज जिक्र करना पड़ा 2022 में। शांतनु जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि अभी तक जो हथियार बनाए गए भ्रष्टाचार रूपी दानव को मारने के लिए, क्या वो बेकार थे? देखिए शिवम जी, भ्रष्टाचार रूपी दानव को मारने के लिए जो भी हथियार बनाए, आरटीआई एक्ट लाया गया, वो इसलिए लाया गया कि लोगों को सही सूचनाएं मिल सकें। लेकिन अब क्या है कि उसका दुतरफा दुरुपयोग हो रहा है। एक तो आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग कई लोगों ने ब्लैकमेलिंग के लिए करना चालू कर दिया, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि आरटीआई एक्ट के तहत जो जानकारी सरकारी विभागों से मांगी जाती हैं, उसमें जनता को बिल्कुल चकरघिन्नी बना दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, मेरे एक मित्र को ने एक विभाग से सूचना मांगी, उसमें कहा कुछ सूचना थी, उसमें ये पूछा गया एक प्रश्न, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। तो इस तरीके के दसियों मामले में देखता रहा हूं जब से आरटीआई एक्ट आया है कि ये लिख के दे दिया जाता है विभागों से कि आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है, और बस निवृत्ति पाली जाती है, टालने की प्रवृत्ति है। दूसरी चीज, ये लोग अवेयर नहीं है। प्रथम अपील करिए विभाग में, उसके बाद उसी में वो बार बार घुमाते रहते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि लोग अवेयर नहीं है कि उनको सूचना आयोग जाना है। सूचना आयोग में भी फाइलें लंबे समय तक पड़ी रहती हैं, अधिकारियों को तलब नहीं किया जाता है, या किया भी जाता है तो बहुत ऐसे रेयर केसेस होते होंगे। तो आरटीआई एक्ट का देखा जाए कहां सदुपयोग हो पा रहा है देश में। हाँ, और लोकपाल का भी नहीं हुआ। नहीं, लोकपाल का भी नहीं। हाँ। किसी भी चीज का, किसी भी टूल का जो जनता के हित के लिए, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए दिए गए हैं, उनका देश में सदुपयोग बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, दुरुपयोग भले हो रहा हो। बिल्कुल सही बात। नावेद जी, ये बात बड़े मार्के की है कि अब इसमें मोदी जी तो आके नहीं आरटीआई में प्रश्न स्पष्ट कर देंगे। भाई मोदी जी ने, उन्होंने, उनकी सरकार ने कर दिया कि भाई आप इसके मार्फत भ्रष्टाचार को उजागर करिए। अब जब जो सिस्टम है, सिस्टम ही जब इतना नाकारा है कि उसको समझ नहीं आ रहा, कि उसको सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, एक एक आरटीआई के लिए लटकाना पड़ रहा है, तो फिर अब मोदी जी लाल किले की प्राचीर से लाख बार कहते हैं, वो लाख भाषणों में अपना कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार बड़ा दानव है, इसको खत्म करना चाहिए, परिवारवाद बड़ा दानव है, इसको खत्म करना चाहिए। कहां से खत्म हो जाएगा? मैं ये लिस्ट लेके आया हूं। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर पूरा वंशावली ने तैयार कर ली हो, साला दक्षिण से लेके हर जगह ये स्थिति है। आप बताइए नावेद साहब कि ये जब होगा ही नहीं, जब हम लोग सिस्टम काम ही नहीं करेगा, तो प्रधानमंत्री जी बेचारे क्या करें? देखिए, मैंने अपनी सारी सकारात्मक बातें रखी, लेकिन और मैं चाहता भी हूं कि आज सकारात्मक बातें हो। आज बहुत खुशी का दिन है, हमें बड़ा अच्छा होता है, सकारात्मकता होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है, उनकी तमाम बातों के साथ में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कई सवाल, उनकी तमाम बातों में कुछ सवाल ऐसे हैं कि उनके सामने ही सवाल उठ जाते हैं। क्योंकि पहली चीज तो ये कि मेरी एक नागरिक होने के नाते कि आज का वक्तव्य
जो है मैं समझता हूं सीधा जनता से मुखातिब होते हैं प्रधानमंत्री। इस देश के प्रधानमंत्री हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है और उसमें पॉलिटिकल, ये कांग्रेस के ये वक्तव्य को मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। इस बात से मैं सहमत हूं कि कहीं ना कहीं आज के भाषण में पॉलिटिकल बू नहीं आना चाहिए है, और अगर आती है तो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इस देश की जनता को भी सवाल उठाने का हक है। पहली चीज ये कि अगर भ्रष्टाचार की बात आज हुई है, आज के दिन उन्नति प्रगति की बात होना चाहिए, नसीहत की बात होना चाहिए, हमारे देश ने क्या तरक्की की, क्या करना चाहिए, इसकी बात होना चाहिए। दो बातें जो है जिसपे बात उलझी है और इस पर पॉलिटिकल बयान भी आने लगे हैं, एक ये परिवारवाद बहुत बुरी चीज है और इसको खत्म करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, देश हित में है। लेकिन आज अगर पॉलिटिकल बात होती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश और जनता के बीच जो कनेक्शन है वो कटता है और वो पॉलिटिकल बातें होने लगती हैं। देखिए, परिवारवाद तो अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। कांग्रेस की जो स्थिति है, अगर कांग्रेस के अंदर ये दोष है कि कहां खत्म हो जाएगा, आप देखिए ये क्या पूरी लिस्ट है। ये मैं अगर पढ़ने बैठूं तो 10-15 मिनट लगेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। नवेद साहब, बड़ी माजरत के साथ, माफी के साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। मैं आता हूं आपके पास, आपसे ही शुरू करूंगा मैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आजादी के अमृत महोत्सव व 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए सभी देशवासियों को तथा जनपद वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। नीतीश श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खंड हल्थरमऊ गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। शाहिद हुसैन प्रधान, उर्दी गोंडा ब्लॉक, कटरा बाजार गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मोहम्मद शकील खान, समाज सेवी, कर्नलगंज गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रमेश कुमार निषाद, प्रधान, गौरा सिंह ब्लॉक, कर्नलगंज गोंडा की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अनिल श्रीवास्तव, प्रधान प्रतिनिधि गोंडा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वीरेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान, पांडे चौरा, कर्नलगंज गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मोहम्मद अहमद, प्रधान प्रतिनिधि गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रमेश कुमार मिश्रा, प्रधान, बराऊ ब्लॉक, हल्धरमऊ गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। युवा प्रधान ठाकुर राज सिसोदिया, ग्राम पंचायत बधना, बूलगढ़ी व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन हाथरस की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने पर सभी जनपद वासियों और ग्राम पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शासनी चेयरमैन लालता प्रसाद की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने पर सभी जनपद वासियों व नगर पंचायत वासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी की पूर्व महिला सभा की जिला अध्यक्ष शहनाज सिद्दीकी की ओर से समस्त जनपद वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनहित सेवा समिति हाथरस की ओर से सभी जनपद वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल।
मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं और ब्रेक से पहले नवेद शिको जी के साथ हम थे, वो बता रहे थे कि किस तरह की चीज़ें आज के दौर में हुई भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेके। मैं अपने मेहमानों के पास जाने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी है जो मैं आज सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा राष्ट्र हित में। और ये भी चूँकि देश प्रेम से जुड़ी हुई है। एक असगर वजाहत साहब हैं, वो JMI के प्रोफेसर हैं, रिटायर हो चुके हैं अब। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पे एक कहानी लिखी कि वो हर साल झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, और जो गरीब बच्चे होते हैं, नंग धड़ंग बच्चे जो वहाँ खेलते रहते हैं, उनसे मिलने जाया करते थे हर साल। वो इस साल भी वो 14 तारीख को यानी आज़ादी से एक दिन पहले वहाँ गए अपनी कार से। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सारे बच्चे, करीब 30-40 बच्चे उनकी कार के पास आए और चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि 1 झंडा चाहिए, 2 झंडे चाहिए, 3 झंडे चाहिए, कुछ कह रहे थे कि मुझे 4 झंडे चाहिए। तो वो करीब 300-400 झंडे, चूँकि उनको राष्ट्र से प्रेम है तो वो 400 झंडे करीब गाड़ी में अपने लेके गए और उन बच्चों को बांटा। तो किसी ने 1 लिया, किसी ने 2 लिया, किसी ने 3 लिया, लेकिन सब ज़्यादा झंडों की मांग कर रहे थे। तो इसी दौरान एक चीज़ और भी हुई, उनको ये लगा कि कितना राष्ट्र प्रेम है, कितना प्रेम है इन बच्चों में देश के प्रति। और जब वो जाने लगे, जब उन्होंने अपनी गाड़ी की खिड़की बंद की और शीशा उतारा, तो उन्होंने बच्चों के चेहरों की तरफ देखा तो उनको थोड़ी सी मायूसी भी नजर आई। तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या हुआ। तो बच्चों ने कहा कि दादाजी, आप पहले जब भी आते थे तो कपड़े भी लाया करते थे, इस बार आप कपड़े नहीं लाए, सिर्फ झंडे देकर जा रहे हैं। नावेद जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा, मेहमान हमारे ले आइए। नावेद जी, मैंने कहानी चूंकि मैं पढ़ रहा था, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। हमारे साथ शबी जी भी आ गए। ये आप जो बात कह रहे थे उसको पूरा करिए, फिर मैं शबी जी के पास जाऊंगा। बिजली कट गई थी शायद उनके आंधी तूफान की वजह से। आज सीधा जनता से कनेक्शन होता है। आज पॉलिटिकल बात नहीं होना चाहिए, परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई होना चाहिए। लेकिन आज के संबोधन, क्योंकि ये खालिश क्योंकि सबसे बड़ी जो विपक्षी दल है उसके ऊपर ये आरोप लगता है और उसके खिलाफ लड़ाई भाजपा लड़ भी रही है। लेकिन आज के भाषण में कोई पॉलिटिकल बात नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, बस आधा मिनट लेंगे, भ्रष्टाचार के बाद जो सवाल उठाया, तो एक बात को समझना होगा, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार है जिसकी चर्चा हो रही थी, वो राइट टू इंफॉर्मेशन है। और ये यूपीए सरकार की देन है। वो हथियार इस सरकार में कुंद कैसे हो गया? क्योंकि इसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में आरटीआई ने हमेशा काम किया है, लेकिन आज वो कमजोर है। आपके अभी सहयोगी भी ये बात कह रहे थे, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये बात हम नहीं मान सकते कि हमारे देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नीयत अच्छी हो और अधिकारी या सिस्टम बिगड़ा हुआ हो। क्योंकि हम सत्ता में जिसको लाते हैं, इस उम्मीद से ही लाते हैं कि वो सिस्टम को सुधारेगा, लगाम उसी के हाथ में होगी, मार्गदर्शन उसी का होगा, सजा वही देगा भ्रष्टाचारियों को। लेकिन 2-3 मुद्दे ऐसे हैं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा था काला धन। काला धन भारत से विदेश में गया, ये कैसे गया और कैसे जा रहा है, इसकी रफ्तार नहीं रुकी। 7-8 साल हो गए हैं, सवाल उठेगा और जरूर उठेगा। और सवाल उठाना सत्ता को मजबूत करने जैसा होता है, क्योंकि जनता का सवाल भी सरकार को एक ताकत देता है और एक रास्ता दिखाता है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही, उसमें 2-3 बातें उनको खुद महसूस करना चाहिए कि 8 साल में कहीं ना कहीं उनकी गवर्नेंस में कमजोरी रही है। बिल्कुल सही बात है। शबी जी, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे अक्सर जो लोग सेल्स का काम करते हैं, MBA सेल्स में करते हैं, वो कहते हैं कि बेचने की कला जो है बड़ी मुश्किल से आती है और बेचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप सपनों को बेचते हैं तो उसमें इतनी मुश्किल नहीं होती। सपने बेचना थोड़ा आसान होता है। अब मैं अभी चूंकि नवेद शिको साहब ने परिवारवाद की बात वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि एक लिस्ट है मेरे पास। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार 4 लोग CM बने,
पंजाब में अकाली और बादल परिवार का दबदबा है, हरियाणा में परिवारवाद है, सिंधिया परिवार की 3 पीढ़ियां राजनीति में, कर्नाटक में देवगौड़ा परिवार है, आंध्र और तेलंगाना में राजनीति में वहां पर भी वही हालत है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें, कल्याण सिंह के बेटे सांसद, पोता मंत्री, कबीना मंत्री जो हैं रविशंकर प्रसाद, उनके पिता ठाकुर प्रसाद जनसंघ के बड़े नेता थे। पीयूष गोयल ऊर्जा मंत्री हैं अभी, उनके पिता वेद प्रकाश गोयल भी अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मंत्री थे। वाजपेयी कैबिनेट में यशवंत सिन्हा मंत्री थे, अब जयंत सिन्हा उनके आज के कैबिनेट मंत्री। डीएमके में भी यही हाल है, रामविलास पासवान उनके परिवार का भी देख लीजिए। तो ये तो सब चलता आ रहा है। अब आप इसको अपने नजरिए से किस तरह से देखें, क्योंकि अब उन्होंने बात छेड़ ही दी है, तो हर भाषण में वो बात छेड़ते हैं कोई ना कोई, और उसमें समीक्षा होती है, विपक्षी अपने तरीके से करते हैं, पत्रकार अपने तरीके से करते हैं। आप इसको किस तरह से करेंगे? जी शबी जी मुझसे सवाल है आपका? हाँ बिल्कुल, आपसे। हाँ शिवम, देखो ऐसा है, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें अगर यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा की हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर राजनीति ने परिवारवाद को आगे बढ़ाया है तो राजनीति ने परिवारवाद को तोड़ा भी है, खत्म भी किया है। अब वो अपना जो है वो पूरा एंटी परिवार और एंटी बेटे के मंत्री पद के जाके उन्होंने अभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अगर हम देश से बात करें तो यहाँ पर लालजी टंडन एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, गवर्नर थे राजस्थान के, उनके बेटे गोपाल जी टंडन, उनको इस बार मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। तो देखिए, मैंने फिर वही बात बताई, इससे पहले भी बताया कि परिवारवाद एक बहुत बड़ी समस्या है भारतीय लोकतंत्र के लिए और भ्रष्टाचार को पर अंकुश लगाने के लिए भी। ये भी एक तरीके का भ्रष्टाचार है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कि साहब राजा का बेटा राजा बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, वजीर का बेटा वजीर बनेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और कहीं ना कहीं इससे भी भारतीय लोकतंत्र को निजात मिलनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत हुई है, अभी थोड़ा सा हम किशोरावस्था में है, लोकतंत्र में परिपक्व हो रहे हैं। 75वां आज हमने अपना जो है वो स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया है, तो हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। हमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये उम्मीद रखना चाहिए कि चीजें अगर खराब हुई हैं पहले से तो चीजें बेहतर भी होंगी और बेहतरी के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। जैसा नावेद शिको ने कहा कि हमें सवाल खड़े करते रहना चाहिए, सरकार से, सत्ता से हमें आवाज बुलंद करते रहना चाहिए। और कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला जाए। अगर परिवारवाद है, अगर सिस्टम में भ्रष्टाचार है, अगर कहीं ना कहीं ये अंदर अंदर खोखला कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमने, हमारे लोकतंत्र ने, हमारी जनता ने, हम सब ने जितने वेग से, जितने तेजी से जो है वो पत्थर को हवा में उछालना चाहिए था, नहीं उछाला है। और शायद इसकी वजह से जो है ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार जो है फल फूल रहा है। हमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी सुगबुगाहट है, हम इसको शुरुआत भी नहीं कह सकते। हो सकता है गोपाल जी टंडन को मंत्रिमंडल से बाहर किसी और वजह से किया गया हो, परिवारवाद की वजह से ना किया गया हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जो परिवारवाद को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे उत्तर योगी की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे केंद्र देश में किसी और दूसरे राज्य में किसी और की सरकार हो। तो निश्चित तौर के ऊपर हमें आवाज उठाना होगी, हमें मजबूर करना होगा बकौल नावेशी को कि सरकार जो है कम से कम सोचे और एक अंधा फैसला लेते हुए या एक बिल्कुल ही कि एक निरंकुश फैसला लेने से पहले वो सोचे कि हाँ, भारत की 135 करोड़ जनता हमारी तरफ देख रही है और अगर इस तरीके का कोई गलत कदम उठाएंगे तो सवाल हमसे भी पूछा जाएगा और हमको भी उसका जवाब देना होगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही लोकतंत्र हमें कहता भी है। जिस दिन हम इस परिपाटी को लेकर आगे बढ़ेंगे तो यकीनी तौर के ऊपर हम न सिर्फ अपने देश में बहुत सारी बुराइयों को खत्म कर सकेंगे बल्कि पूरे विश्व में हमारा नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शांतनु जी, ये जो बड़ी अच्छी बात है कि ये भी सुगबुगाहट है इसको खत्म करने की। लेकिन अगर आप पिछले भाषणों पर गौर करें तो उसमें भी काले धन की जिक्र किया उन्होंने, किसानों की आय दोगुनी करने का जिक्र किया है प्रधानमंत्री जी ने, और 2022 में ही आय दोगुनी करने की बात उन्होंने कही थी। इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है एक सिस्टम। प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलते हैं भाषण में अपने, खासकर 15 अगस्त के दिन, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। जैसे आदर्श ग्राम का उन्होंने एक बार अपने भाषण में जिक्र किया था। मैं खुद इसका गवाह हूं कि मैंने करीब 100 आदर्श ग्राम में खुद जाकर मैंने स्टोरीज की हैं और 100 के 100 यानी 100% वहां पर फ्लॉप ये काम था, पूरा कुछ नहीं हुआ था। आप अब ये बताइए कि ये जो सिस्टम बनाने का काम किसका होता है? इसके लिए क्या भाई, ये भ्रष्टाचार दूर होना है, ठीक है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये विकास में रोड़े डाल रहा है, ठीक है, विकसित राष्ट्र ऐसे बनेगा, ये ठीक है,
लेकिन ये होने के लिए हम आगे चलते हुए स्टेप, बेबी स्टेप तो हमको चलने पड़ेंगे, कि कदम तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि उस दिशा में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और विकसित राष्ट्र होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आज की परिस्थिति को देख के? देखिए शिवम जी, भारतीय लोकतंत्र जो है वो न सिर्फ परिपक्व हुआ है बल्कि बूढ़ा और जर्जर भी हो गया है, जहां तक मैं देखता हूं। क्योंकि सारी चीजें यहां डिपेंड हैं ब्यूरोक्रेसी पे। सबसे पहला स्टेप जो है वो ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्मेशन का करना चाहिए। एक बार यूपीएससी क्रॉस करने के बाद, प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद, जो भी आईएएस या पीसीएस जो भी बैठता है जाके, वो 60 साल की सेवा पूरी करके ही निवृत्त होता है। हाँ। उसके ऊपर गिने चुने मामले आपको देखने में आते होंगे कि कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई है। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना एक अलग बात हो गई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी योजनाओं का क्रियान्वयन कराए और सही से कराए, उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ नेसेसरी स्टेप्स उठाने चाहिए। दूसरी चीज, जो बात परिवारवाद की चल रही थी, तो पार्टियों में जो लोकतंत्र के झंडा बरदार सारी राजनीतिक पार्टियां बन के घूमती हैं, उनमें कहाँ लोकतंत्र है? मैं तो देखता हूं कि उनमें राजतंत्र चल रहा है। तो वो तो चल, और वो अनंत काल से चल रहा है, वो मेरे ख्याल से आगे भी चलता रहेगा। तो ये तो पार्टी के भीतर के वर्कर्स को देखना चाहिए कि वो राजा के बेटे को चुनेंगे कि अपने बीच से किसी को आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक मैं देखता हूं तो भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद की राजनीति हो रही है। नहीं, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा इसमें 21 हो जाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने के लिए मुझसे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद नवेद शिको साहब के पास आएंगे हम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और राष्ट्र हित में जो आज हम बहस कर रहे हैं वो जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ऋषभ राजपुरवाल, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय घटकना मौदहा हमीरपुर की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। श्रीमती अर्चना पाल, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बदनपुर हमीरपुर की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साबरीन अली, समाज सेविका हमीरपुर की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। श्रीमती कंचन गुप्ता, खेल अध्यापिका महर्षि विद्या मंदिर कुछेछा हमीरपुर की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। डॉक्टर आशुतोष निरंजन, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ अल्ट्रा इनोलॉजिस्ट जिला अस्पताल हमीरपुर की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद जो तमाम बातें हुई भ्रष्टाचार को लेकर, परिवारवाद को लेकर उसकी, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनने में जो सबसे बड़ा रोड़ा है उससे निजात कैसे मिलेगी राष्ट्र हित में। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। नवेद शिको साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवेद शिको साहब, अभी एक ईडी की रेड का आंकड़ा मैंने देखा, उसका जिक्र भी किया मैंने शो में। 3000 ईडी की रेड हुई है पिछले 7-8 सालों में, और 2004 से 14 के बीच का अगर आप आंकड़ा देखें तो बहुत बहुत कम है, 200-250 हैं अप्रोक्सीमेटली। क्या भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अब ईडी, चूंकि जिस तरह का उन्होंने जिक्र किया, ईडी एक टूल है जिसका इस्तेमाल खुल के किया जाएगा? बाकी तमाम सीआईसी था, कैग था, और भी तमाम एजेंसियां थीं जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाती थी, उसमें आरटीआई भी था, लोकपाल भी था, जिसका जिक्र किया। मैं बहुत गहरा और बारीक आपसे एक कमेंट चाहता हूं, जिससे कि दर्शक समझ पाए कि दरअसल जो कहा जा रहा है, जो हो रहा है, और भ्रष्टाचार, चूंकि इस पर इतनी बात हो गई है पिछले एक दशक में,
और हम ही लोगों ने इतनी बात कर ली है कि अब जब भ्रष्टाचार शब्द कानों में पड़ता है तो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि ह्यूमर किसी ने कर दिया है। जी बिल्कुल। देखिए, ईडी का जहां तक सवाल है, ईडी पूरे देश में चर्चा में है, बच्चे बच्चे की जबान में है। ईडी को आम इंसान कई लोग जानते भी नहीं थे, सब जानते हैं उसका काम क्या है, कार्यशैली क्या है, किस तरीके से उसकी रफ्तार बढ़ी है। पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गई है ईडी, और ईडी ही नहीं, देश की कई एजेंसीज हैं जो एक तमाम चर्चाओं में उनका जिक्र होता है। ईडी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार है, इस बात में कोई शक नहीं है। ईडी एक बहुत बड़ी एक एजेंसी है, देश की एक संस्था है, उसको काम करना चाहिए और उससे भ्रष्टाचार कम होगा। इस तरह से बहुत सारे इस तरह की एजेंसीज हैं जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अमीर अमीर कैसे होते जा रहा है, कहीं वो बेईमानी से तो अमीर नहीं हुए जा रहा है। इस तरह की जांच पड़ताल होती है, अगर भ्रष्टाचार है तो वो पकड़ा जाता है, उसकी संपत्ति, उसकी जो दौलत है वो सरकार के हवाले हो जाती है। इस तरह की तमाम कार्रवाइयों से खुश है जनता, और जनता ने जो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को, उसमें तमाम पहलू थे। उसमें एक ये भी पहलू था कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन अमीर के पसीने की कमाई कहीं ना कहीं अमीरों के पास भ्रष्टाचार के रूप में इकट्ठा हो रही है। और मोदी जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है और इस पर काम भारतीय जनता पार्टी ने किया भी और करना भी चाहिए है। इसमें कोई भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये एजेंसियां अपना काम करेंगी, सख्ती से काम करेंगी, कहीं कोई भेदभाव और कोई डर नहीं होगा किसी बड़ी से बड़ी ताकत का, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल एक और उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि जो आपने आंकड़ा बताया, ईडी की जितनी भी कार्रवाइयां हुई है, मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत हुई है, होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके नंबर्स, उनके वर्कर्स, उनका पदाधिकारी, उनका जो परिवार है, कहा यह जाता है कि दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अधिकांश हिस्सों पर उसका राज्य है, इतना बड़ा परिवार है, क्या उसमें एक भी दोषी नहीं है? क्या उसमें एक भी आदमी करप्ट नहीं है? ईडी की तमाम कार्रवाइयों में एक भी भारतीय जनता पार्टी सरकार या पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। ये बड़ा सवाल है। मैं मान सकता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए मान सकता हूं इस बात को कि भाजपा अन्य दलों से बेहतर हो, भाजपा सरकार अन्य दलों से बेहतर हो, उसमें ईमानदार लोग हों, लेकिन 99% ईमानदार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा अपवाद भी नहीं हो सकता कि एक आदमी भी ऐसा ना हो जिसके पास काली कमाई हो। लेकिन ईडी के घेरे में एक भी बड़ा नाम नहीं आया। ये बड़ा सवाल है, और सवाल जब उठता है तो हम यूपीए की तरफ भी जाएंगे। यूपीए के ऊपर सवाल उठाना चाहिए, विपक्ष भी उठाना चाहिए, उसके इतिहास में भी जाना चाहिए। इस बात को हम नहीं भूल सकते कि जब यूपीए सरकार थी और कार्रवाइयां होती थी, उसमें खूब नपते थे कांग्रेसी, खूब लोग जेल में गए। आप इस बात को नहीं भूल सकते कि यूपीए के घटक दल कई जेल में गए जब वो पकड़े गए। लेकिन सवाल इस ईमानदार पार्टी, मैं भी मानता हूं भारतीय जनता पार्टी कई दलों से बेहतर है, उसके अंदर शिष्टाचार है, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर अच्छी नियत है। लेकिन जब एजेंसियां काम करती हैं और एक भी आदमी भाजपाई नहीं पकड़ा जाता है, तो सवाल तो उठेगा। शबी जी, इस सवाल का जवाब आप बेहतर दे पाएंगे। और एक सवाल ये भी है, ये मेरे जहन में अभी आया, वो ये कि जब मैं कल और आज सोच रहा था कि राष्ट्रहित पे मैं किस मुद्दे पे बात करूं, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि भाई माहौल जब सकारात्मक है, देश प्रेम से भरा हुआ है, चारों तरफ देश प्रेम की बातें हो रही हैं, राष्ट्र निर्माण की बातें हो रही हैं, और चारों तरफ गुणगान हो रहा है, विकास के नारे लग रहे हैं हमारे सैनिकों के साथ, सबके साथ, तो फिर मैं ये क्यों दलित लड़की का मुद्दा उठाऊं? मैं क्यों कहूं कि भ्रष्टाचार कैसे जाएगा? मैं भी कहूं कि भाई भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं भी एक झंडा अपने हाथ में ले लूं और मैं कहूं कि भाई ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैं मजबूर हो गया, मुझे करना पड़ा। हो सकता है ये अपराध हो जाए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो बात नवेद शिको साहब ने कही और जो आपके या मेरे भीतर एक बात पैदा हो जाती है कि क्यों नकारात्मक चीज़ों की, क्या ये नकारात्मक है जिसमें हम बात कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बार सकारात्मक बात नवेद शिको साहब ने भी कही, तो मेरे जहन में ये सवाल आया। ये दो चीज़ों पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। बिल्कुल शिवम, देखो सबसे पहले आपका जो पहला सवाल है कि ये ईडी की इतनी ज्यादा कार्रवाई कैसे हो रही है, इसको समझने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि नया इंडिया है, बहुत सारी चीजें बदली हैं,
बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। अभी पहले क्या होता था, अपराध जो है दूसरे प्रकार का होता था। हमें ये देखना होगा कि अब अपराध के तरीके बदले हैं। अब आप ये बताइए मुझे, सड़क पे चलते कितनी जो है वो राजनी की घटनाएं होती हैं, कितना छुरा गोप के हत्याएं होती हैं, कितनी गोली से हत्याएं की जा रही हैं, कितना जो है वो बम मारे जा रहे हैं। और अगर जो रेप हो रहे हैं या बलात्कार किसी का हो रहा है तो उसकी वो किस तरीके से हो रहा है। निश्चित तौर के ऊपर अगर हम इस पूरे क्राइम के डेटा को एनालाइज करेंगे, चाहे वो क्राइम हो चाहे वो फाइनेंशियल क्राइम हो, तो हम ये देखेंगे कि 95% जो है वो फाइनेंशियल क्राइम जो है वो आगे बढ़ा है। बैंकों के साथ धोखाधड़ी बहुत ज्यादा बढ़ी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान आपके बैंक से पैसा निकाल लेने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। रेलवे का जो टिकट का जो सिस्टम है उसमें सेंधमारी की घटनाएं बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश का जो रोडवेज का ऑनलाइन सिस्टम है उसको हैक करके टिकट को अपने तरीके से बेच देने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल क्राइम है और उसका जो क्राइम करने का जो तरीका है वो बहुत बदला है। और यकीनी तौर के ऊपर जब क्राइम करने के तरीके बदले हैं तो उसकी पहुंचने तक जो एजेंसीज पावरफुल हैं या जो स्मार्ट एजेंसीज हैं उनका रोल जो है वो ज्यादा हुआ है। तो मेरी ये समझ में आ रहा है कि घटनाएं बढ़ी हैं और उसमें ईडी जैसी जो एक संस्था है, जो स्मार्ट संस्था है, जो वेल इक्विप्ड संस्था है, जिसको तकनीक का ज्ञान है, जो स्मार्टफुली काम करता है, जो बाकायदा रेकी करता है, और जो दूसरी सारी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो एसटीएफ हो चाहे वो और जो दूसरी अदर एजेंसीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके एक टीम वर्क के तहत जो है वो काम हो रहा है। और आप देखिए कि साहब बड़े जो है वो पश्चिम बंगाल का मामला लीजिए चाहे दिल्ली का मामला लीजिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का या ये इस तरीके का जो सत्ता पक्ष से लोग जो रिलेटेड लोग हैं उन पर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। सत्ता पक्ष से रिलेटेड लोगों पर भी छापे पड़े हैं। मुझे याद आ रहा है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश लखनऊ में 2 बड़े जगहों पर छापेमारी हुई थी। ईडी की इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की 3 दिन तक छापेमारी चली थी। एक न्यूज चैनल था और एक न्यूज चैनल से जुड़ा हुआ जो है वो व्यक्ति था। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके वहां भी छापेमारी हुई थी। लेकिन किसी बड़े चेहरे को ना पकड़ना, किसी बड़े चेहरे का नाम ना आकर, इस बात की भी हम इसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्यों नहीं ले सकते कि साहब हो सकता है कि इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट जो है वो सिस्टम हो सकता है इतना ज्यादा स्क्रूटनी हो रही हो सकता है इतना ज्यादा चीजों को जो है वो देखा जा रहा हो, इस वजह से ये लोग ना कर पा रहे हो। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए, जैसा नावेद ने कहा, यूपीए सरकार की बात करें, कनीमोजी हैं, डी राजा हैं, कई लोगों पे ऐसे पता नहीं कितने नेता हैं जो केंद्र में मंत्री थे, जिनके आगे पीछे पुलिस चलती थी, जो प्रोटोकॉल के साथ मूव करते थे, लेकिन वो जेल में गए हैं। तो ईडी जैसी संस्था का एक उदय होना, 3000 केसेस से ज्यादा रेड करना और लोगों को लेकर आना, ये एक बदलते हुए क्राइम प्रोस्पेक्ट्स में हम इस नजरिए से देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये शिवम जी बिल्कुल सही बात है, कोई नकारात्मकता नहीं है इसमें। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं, आप विसिल ब्लोवर का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर के ऊपर अगर किसी के कद को कम करना, किसी का कद बढ़ा देना हमें आता नहीं, ना मोहतरम को मोहतरम कहना, चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। तो जो लोग जहां पे जिसका जैसा उसूल है, जैसा जो अपने आप को जिस उसमें जो फिट पा रहा है वो उस तरीके से बिल्कुल हमारे पास समय की पाबंदी है। शबी जी, आखिरी में शांतनु जी अगर आप कोई कमेंट आखिरी में करना चाहें इन दोनों ही विषयों पे, उसके बाद मैं क्लोजिंग करूंगा। मुझसे क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। शिवम जी देखिए, चोला बदल गया है। हाँ, काम वही हो रहा है जो यूपीए गवर्नमेंट में होता था, वही इसमें हो रहा है। अब क्या है कि सीबीआई की जगह ईडी है, बस इतना अंतर आया है, बकाया कुछ नहीं है। मेरा दोबारा मैं अपनी बात पे आता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार कोई भी हो, बीजेपी की सरकार हो या कोई भी सरकार भविष्य में आए, उसको ब्यूरोक्रेसी के लिए कुछ स्पेशल एक्ट्स लाने पड़ेंगे जिससे कि सही तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो और उसमें सजा का भी प्रावधान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। और आखिरी में बाबा नागार्जुन की इस कविता से मैं खत्म करूंगा इस शो को। और बाबा नागार्जुन ने कहा था कि किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है, कौन यहां सुखी है, कौन यहां मस्त है। सेठ ही सुखी है, सेठ ही मस्त है, मंत्री ही सुखी है, मंत्री ही मस्त है। उसी की है जनवरी, उसी का अगस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का राष्ट्रहित में जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
फिट रहना है तो